शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में क्या वाकई पत्रकारिता करना अब दूभर हो गया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भिंड में हमने सुना था कि एसपी साहब ने पत्रकारों को अपने दफ्तर बुलाया और चप्पलों से पिटवाया। अब वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको ले चलता हूं दमोह जिले में। दमोह जिले में एक विधायक ने, महिला विधायक ने एक पत्रकार के खिलाफ जो एफआईआर कराई है उसकी चर्चा करेंगे। इस पत्रकार का दोष क्या है? इस पत्रकार का दोष यह है कि 13 अगस्त को जब ये महिला विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई विधायक है, उमा खटीक, जब ये एक तिरंगा यात्रा निकाल रही थी तब वहां के एक स्थानीय पत्रकार, केवल एक नहीं 4-5 पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए थे। और जिसमें आजकल जो आप समझते हैं, देखते हैं कि कई जनप्रतिनिधियों से पत्रकार पूछते हैं कि आपको राष्ट्रगीत आता है, राष्ट्रगान आता है, इसे किसने लिखा है, ये कब लिखा गया था, इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। लेकिन उसके बाद विधायक इतनी नाराज है कि 13 अगस्त की घटना को लेके उन्होंने 27 अगस्त को दमोह जिले के पटेरा थाने में पत्रकार जितेंद्र गौतम के खिलाफ तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है। और एफआईआर कराने विधायक नहीं पहुंचे हैं, उनने अपने लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिख दी है। उनके जो प्रतिनिधि है भरत पटेल, वो ये शिकायत करा के आए हैं। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, ये एफआईआर मेरे हाथ में, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। मतलब ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और इसके बाद जो जितेंद्र गौतम है, उनने जो कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और आज मैं पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो प्रदेश संयोजक है उनसे भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या वाकई इस तरह से एफआईआर होती रहेंगी पत्रकारों के खिलाफ। अब उमा जी ने जो लिखा है इसमें, विधायक ने, उन्हें धाराएं भी लिख के दे दी कि आप इसमें धारा लगाइए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 296 लगा दीजिए। उन्होंने लिख दिया है कि बीएनएस की धारा 351(3) लगा दो। फिर अनुसूचित जाति जनजाति जो अत्याचार अधिनियम की 1989 की धारा 3(1) धा लगा दो, 3(1) धा लगा दो, 3(2) वा लगा दो। और ये सारी धाराएं लगा भी दी पुलिस ने। जो विधायक जी का ज्ञापन आया है, जो पत्र आया है, एफआईआर दर्ज कर दी विधायक इसके पत्रकार के खिलाफ। अब इसमें मजेदार बात यह है कि विधायक जो कह रही हैं, आप सुनिए जरा गौर से। उनको कहना है कि मैं पटेरा में, जो दमोह जिले का पटेरा है, पटेरा में एक तिरंगा यात्रा निकाल रही थी और तिरंगा यात्रा के समापन के बाद लगभग 11:30 बजे में फला जगह से निकल रही थी तो पत्रकार आ गए, ये जितेंद्र गौतम, और जबरदस्ती मुझसे सवाल पूछने लगे। अब मैंने सवालों के जो जवाब दिए उसको काट पाट करके निकाल के और मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर उसने ये भी लिखा है एफआईआर में कि इस पत्रकार ने मां की गाली दी विधायक को और ये कहा कि द्वारा पटेरा में दिखना नहीं चाहिए, दिखोगी तो भाई बड़ी घटना कर दूंगा तुम्हारे साथ। क्या एक पत्रकार जिससे उनका संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इंटरव्यू कर रहा है, क्या वो विधायक को अचानक मां की गाली दे देगा? बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक जो कहे वो सही, उसकी एफआईआर कर ली गई है। लेकिन इन्हीं पत्रकार ने भी एसपी को ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन की कॉपी है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पत्रकार ने भी तमाम बातें लिखी हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो को लेके विवाद है। पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं और देखो विधायक किस तरह से राष्ट्रगान सुना रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष के अनुसार पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का जो आह्वान किया है, उसमें हमारा भी कर्तव्य, हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि तिरंगा यात्रा का सम्मान करते हुए और एक संस्कृति का सम्मान करते हुए हम अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा करें। और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अडिग रहें। जिस प्रकार से हमारे देश के वीर जवान सेना सीमा पर डटे हुए हैं, वो सीमा पर डटे हुए हैं तो आज हम सुरक्षित हैं। और इसी प्रकार से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए। आप लगातार लंबे वर्षों से शिक्षक भी रही हैं और 3 बार असेंबली में विधायक भी रही हैं,
15 अगस्त सामने है, तो आप थोड़ा सा राष्ट्रगान सुना के बता सकते हैं हमारे? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते संस्कृत क्यों वाला राष्ट्रगान आप बता भाई, संस्कृत नहीं, मैं तो नहीं, आप वैसे संस्कृत वाला बता देना। आप असेंबली में लगातार 3 बार विधायक रही हैं। नहीं, तो हम तो हिंदी वाला सुना सकते हैं जो हिंदी। संस्कृत वाला भी राष्ट्रगान पहले वही लिखा गया था, हमने सुना है ऐसा। नहीं, हमने नहीं सुना। चलिए हमने हिंदी में पढ़ के हैं? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये उच्चल जल्दी तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान की रचना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रगान की रचना 1952 में रविन्द्रनाथ जी ने की थी। 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं तो। अच्छा मैडम, जैसे आज तिरंगा यात्रा में मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां राष्ट्रध्वज को लेके पैदल चल रही थी और आप रथ पर बैठ के, बग्घी पर बैठ, देखिए मैं पहले, जबकि भारत माता की, मैं पहले सुनिए के रूप में एक बच्ची को बना के उस पर बैठाया गया था और उस पे सुनिए, मैं भी पैदल चल रही थी और सबसे बड़ी बात यह कि थोड़े हमारे पैर में तकलीफ है, तो हमारे ही कार्यकर्ताओं ने और प्रशासन ने कहा कि आप सारथी के रूप में, जब यहाँ विधानसभा का नेतृत्व कर रही हो, तो भारत माता की सारथी के रूप में आप बैठ सकती हैं। मतलब मैडम यही होगा कि जनप्रतिनिधि अगर रहे तो उनके लिए एक वीवीआईपी व्यवस्था बनानी चाहिए। अरे नहीं यार, हम जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता के सेवक भी हैं। ये वीडियो मैंने आपको सुनवाया। इस वीडियो में हालांकि विधायक ने काफी अच्छी तरह से भी सुनाया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि वो 52 मिनट का पूरा है और ये कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो शायद वो परिपक्व नहीं थी, और अच्छे अच्छे लोग परिपक्व नहीं होते। हम इसमें विधायक का कोई अपमान की दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये जो जितेंद्र गौतम है, इनका कहना है कि विधायक के 2 लोगों ने उससे कहा था कि इसको चलाना मत, तो मैंने अपने वीडियो नहीं चलाया। बनाया जरूर था, एक अकेले नहीं थे, 4-5 पत्रकार थे, हमने बनाया था, लेकिन मैंने अपने चैनल पर नहीं चलाया। IBC 27 के वो संवाददाता हैं, उनका कहना है कि मैंने अपने चैनल पर इस वीडियो को नहीं चलाया, लेकिन कुछ स्थानीय चैनलों ने इसको चला दिया। लेकिन विधायक ने शिकायत जितेंद्र गौतम के खिलाफ कराई है, FIR दर्ज हो गई है। अब आपको दिखाता हूं कि ये जो जितेंद्र गौतम है, उनने 29 तारीख को, अब ये एक तो बात यह है कि 13 तारीख की घटना की शिकायत 27 अगस्त को क्यों हुई है, इस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक किसी का। आखिर विधायक महोदय को इसलिए उसने मां की गाली 13 तारीख को दी है, धमकी दी है, तो विधायक महोदय इतने दिन क्यों बैठी रही, लगातार 14 दिन बाद शिकायत करने क्यों थाने पहुंची? एक सवाल, चाहे तो जांच में ले सकते हैं, लेकिन अब पुलिस तो वही करेगी जो विधायक चाहेंगे। यहाँ कानून का राज ऐसा लगता है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरा, इसने जो 29 तारीख को SP को ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो केवल और पत्रकारों के साथ सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने कहा मत चलाना, मैंने नहीं चलाई, फिर भी मेरे खिलाफ ये झूठी FIR हो गई है। ये 29 तारीख को SP को दिया है, मानव अधिकार आयोग दिल्ली को दिया है इनने चिट्ठी, DGP को भेजी है, कमिश्नर सागर को भेजी है, कलेक्टर दमोह को भेजी है और जनसंपर्क अधिकारी को भेजी है। ये सारी चिट्ठी हमारे पास है। मैं आगे बढ़ने से पहले वो जो ज्ञापन दिए उसकी कुछ फुटेज है मेरे पास, और फिर मैं आपको जितेंद्र गौतम को सुनवाता हूँ। जितेंद्र गौतम, ये जो पत्रकार है जिन पे FIR हुई है, उनका क्या कहना है? मेरा नाम जितेंद्र गौतम है और मैं एक पत्रकार हूँ, यहाँ पर दमोह में पत्रकारिता करता हूँ। 13 तारीख को जिले के पटेरा में तिरंगा यात्रा थी, जहाँ पर हटा विधानसभा क्षेत्र की विधायक माननीय उमा देवी खटीक जी तिरंगा यात्रा में मौजूद थी। उसमें वो एक रथनुमा बग्घी पर, जहाँ पर भारत माता को रूपांतरित करके बैठाया गया था, उसी पर वो आराम फरमाने की बैठी थी। मैंने अपने पत्रकारिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए मैंने उनकी कवरेज की। उसके बाद में जैसे ही तिरंगा यात्रा चल रही थी, वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा, उनसे वाइट दी मैंने तिरंगा यात्रा के संबंध में, उन्होंने वाइट भी बताया था। उसके बाद में मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैडम आप राष्ट्रगीत बता सकती हैं कि आप लगातार पिछले कार्यकाल में शिक्षक भी रही हैं, 2 बार असेंबली में पहले पहुंच चुकी हैं विधायक बन के, और इस बार भी आप विधायक बन के पहुंची हैं। तो उन्होंने पहले तो बोला कि मुझसे संस्कृत में नहीं बनता है, तो चूंकि हमारे देश का राष्ट्रगीत है जो संस्कृत में,
तो उनने बोला कि संस्कृत में नहीं बनता है। उन्होंने बोला हम तो हिंदी में सुना सकते हैं। मैडम हिंदी का राष्ट्रगीत कौन सा है, आप बोली सुना दीजिए, हमें तो पता नहीं है। उन्होंने हमारा राष्ट्रगान सुनाया, लेकिन वो भी उनने जो है आधा अधूरा सुनाया, जबकि जो है हमारा राष्ट्रगान है वो 47 से 52 सेकंड की अवधि में पूरा होता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर अच्छे से गाएंगे राष्ट्रगान को तो वो 52 मिनट में होता है। तो इन्होंने जो है राष्ट्रगान की रचना का समय भी गलत बताया था। चूँकि मैंने उस दौरान कोई भी इनकी खबर नहीं चलाई, मेरे साथ में वहाँ पर करीब 5 से 7 पत्रकार साथी थे। उन लोगों ने भी उसकी वीडियो बनाई, मेरे पास भी ऑलरेडी उसकी ओरिजिनल वीडियो पड़ी हुई है, काफ़ी अभी भी पड़ी हुई है बाइक की। तो इनकी अन्य पत्रकार साथियों ने जो है खबर चलाई, प्रकाशित की। तो चूंकि एक विधायक है, लंबे अरसे से रही हैं, 15 वर्ष हो गए हैं, तो वो टूल बन गया मामला, और वो चर्चाओं का विषय भी बन गया। चूंकि मैं भी एक नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, मेरा भी कर्तव्य है, मैं इनसे पूछ सकता हूँ। लेकिन इनने आधा अधूरा सुनाया। तो जैसे ही मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई तो इन्हें लगा कि इनकी छवि धूमिल हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि 27 तारीख को, 13 तारीख की घटना थी और 27 तारीख को उन्होंने एक अपने लेटर पैड पर, जो इनके विधायक प्रतिनिधि हैं, कथित विधायक प्रतिनिधि है, कई तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त भी है वो। अभी उनने एक जो है गाय के बछड़े को टक्कर मार दी थी अवैध खनन करते हुए, भगवती मानव कल्याण संगठन, हिंदू संगठनों ने पकड़ा था, जम के हंगामा हुआ था। तो उनके द्वारा और एक करीबी के द्वारा इनने एक जो है शिकायत पत्र लेटर पैड पर पटेरा थाने में दिया और मेरे खिलाफ में SC ST समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करा दी, जो कि पूर्णतः झूठी है, असत्य है। मैंने आज दमोह कलेक्टर, हम पत्रकार साथियों ने मिलकर दमोह कलेक्टर साहब को और दमोह SP साहब को इस मामले में हम लोगों ने आवेदन दिया है कि मामले की SIT बनाकर निष्पक्षता से जांच की जाए। तो मैंने आपको सुनवाया, अब मैं सीधा आपको जोड़ता हूं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे अपने सहयोगी रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, जो संयोग से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश संयोजक हैं। हम ये समझ रहे हैं कि आखिर क्या ये पत्रकारिता खत्म हो जाएगी इस तरह से यदि पत्रकारों पे FIR होगी? आप जांच करिए, जांच के बाद कर लीजिए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि यदि अधिमान्य पत्रकार के खिलाफ कोई FIR कराता है तो पहले उसकी जांच की जाना चाहिए, और जांच भी DIG IG स्तर का अधिकारी करेगा और उसके बाद में ये FIR होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आंखें बंद करके पत्रकारों के खिलाफ FIR हो रही है, इस संबंध में हम सीधे जुड़ते हैं और रिजवान जी से समझने की कोशिश करते हैं। रिजवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये पूरा जो घटनाक्रम मैंने सुनाया, आपने सुना है, आखिर पत्रकारिता कर कैसे सकेंगे? और सब उम्मीद करते हैं, सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, कि पत्रकार ईमानदारी से काम करें, और पत्रकार और सत्तारूढ़ चाहते हैं कि हमारे पक्ष में जाए, विपक्ष चाहता है हमारे पक्ष में जाए, जनता चाहती है हमारे। तो क्या होगा, ये पत्रकार कब तक पक्षकार बने रहेंगे? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। धन्यवाद रविंद्र भाई, बहुत मुश्किल है। और जैसे कि आपने बताया कि मैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ में प्रदेश संयोजक हूँ, शासन और संगठन समन्वय का काम भी है मेरे पास। तो इस तरह की जो आवाज़ें हैं, मुझे दायित्व है मेरा उठाने के। हाँ, ये साथी अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हम इनके भी साथ खड़े होंगे। लेकिन आज की परिस्थितियों की बात अगर हम करें तो जो परिस्थितियाँ हैं बहुत कठिन हैं। भिंड का आप जिक्र कर ही रहे थे, अब ये दमोह में भी होने लगा। और ये करवा कौन रहा है? एक जनप्रतिनिधि, एक 3 बार की विधायक, एक महिला और अच्छी लोकप्रिय विधायक। हाँ, लोकप्रिय विधायक, जी, लोकप्रिय विधायक, एक महिला और एक जिन्हें लंबा अनुभव है, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझती भी हैं वो। ऐसे समय में यात्रा निकली थी 13-14 तारीख के आसपास, 13 अगस्त को, जी, यात्रा तब निकली थी, 15 अगस्त के पहले निकली थी। उनको अपमान महसूस हुआ इतने दिनों बाद 27 तारीख को। तो ये एक ऐसा अपमान है जो इतने दिनों बाद महसूस होता है। क्यों ज़रूरत पड़ी विधायक जी के? विधायक जी का जो पत्र है, विधायक जी की जो टाइमिंग है, उससे तो षड्यंत्र की बू आती है, दिखता है कि ये षड्यंत्र है। और कितना मुश्किल हो गया है काम करना, ख़ास तौर से आंचलिक पत्रकारों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा जो बहुत छोटा कार्य करता है, वो भी धमका लेता है, वो भी काम नहीं करने देता। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, उनके मनमाफिक अगर चीज़ें नहीं होंगी तो वो काम नहीं करने देंगे। अगर मीडिया को स्वतंत्र रूप से, अगर निष्पक्ष रूप से आप अपना काम नहीं करने देंगे, उन्हें उस तरह का वातावरण नहीं देंगे, तो ये लोकतंत्र का नुकसान होता है। भाई, ये जो प्रथम दृष्टया जी, आपने FIR को पूरा पढ़ा जी, आपको क्या लगता है, FIR में कोई सच्चाई है या इनकी कोई व्यक्तिगत रसन है? ऐसा लगता है कि जैसे दुर्भावना से,
ऐसा भी लगता है कि जैसे अपरिपक्वता से, ऐसा लगता है किसी हल्के स्तर के वकील से सलाह ली गई और उसने जैसा ड्राफ्ट कर दिया वैसा उन्होंने शिकायत कर भेज दी। विधायक जी ने अपना खुद का अपमान ये कराया। कोर्ट में टिकेगी क्या ये एफआईआर? बिल्कुल कतई नहीं टिकना चाहिए, इसलिए कि ये जिस तरह से टाइमिंग भी इसमें और जिस तरह से विधायक जी ने अपना खुद का अपमान कराया इसमें, महिलाओं ने उनको गाली दी, उन्होंने कौन सी गाली उनको दी गई वो भी उसका उल्लेख है। और गंदी हम तो बोल भी नहीं सकते। हाँ, मतलब हम चैनल पे नहीं सुना सकते। मैं विधायक जी को एफआईआर में विधायक ने जो अपने पत्र में उस गाली का उल्लेख किया है, जी। हम बोल भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। मैं विधायक जी को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वो कह सकती थी कि गाली बुरी गाली दी, तब भी काम चल जाता उसमें। वो जिस गाली का उल्लेख किया, माँ बहन की गाली का, उसका उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जाति सूचक अपमान किया, ये भी कह सकती थी, वो अपनी जात बताने की भी ज़रूरत नहीं थी आवेदन में। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, बहुत हल्का कोई हमने इसलिए देखिए वो शब्द बड़े सम्मान, हम विधायक का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने वो तमाम सारे उसकी चीज़ों को यहाँ उल्लेख नहीं किया, आपने कर भी दिया किसी के। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितेंद्र गौतम को क्या करना चाहिए एक पत्रकार के? जितेंद्र गौतम को तत्काल हाईकोर्ट की शरण लेनी चाहिए। हमारे मदद की कोई ज़रूरत हो, संपर्क करेंगे तो हम भी मदद करेंगे उनको तत्काल हाईकोर्ट की शरण लेनी चाहिए ऐसे एफआईआर के खिलाफ। इसलिए कि जो इस तरह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जो मामले दर्ज होते हैं उसमें और बहुत ढेर सारे प्रावधान नहीं है। अरे मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग है जो पत्रकारों और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है इसमें? उन्हें संपर्क करना चाहिए, वो उच्च स्तर पर जनसंपर्क विभाग, उन्हें जनसंपर्क के स्थानीय अधिकारी को तो दिया है पत्र, उन्हें प्रदेश स्तर भी करना चाहिए। और देखिए ये मामला चूंकि विधायक से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत आसानी से तो चीज़ें निकलती हैं नहीं। एक गंभीर संकट में वो फंस गए हैं और तब फंसे हैं जब उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था। रविंद्र भाई, उनके एक सवाल से मुझे अपना पुरानी कुछ चीज़ें याद आ गई और जो अपने दर्शकों के साथ उल्लेख करना चाहिए। ये 2004 की बात है, लोकसभा का चुनाव था, उमा भारती मुख्यमंत्री थी, उनकी एक सभा थी कटनी के कनवारा में। उस समय मैं सहारा समय में था। अचानक एक बड़े नेता का बयान, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, उनकी एक कटनी में एक सभा हुई थी 2 दिन पहले। उन्होंने सोनिया गांधी को सीधे चुनौती दी थी कि आपको अगर आप वंदे मातरम सुना दें तो मैं आपको मान लूँगा, भारतीय मान लूँगा। उनके विदेशी होने पर इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने बात की थी। आज वो बहुत बड़े नेता हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे प्रेरणा लेकर मुझे लगा कि जब वंदे मातरम की बात हो रही है तो पूछ ही लिया जाए। तो मैंने वहाँ के प्रभारी मंत्री, वहाँ जो मंत्री थी, वहाँ की मंत्री और संगठन के लोग, महामंत्री, सबसे पूछा। एक वहाँ के जो विधायक थे, तत्कालीन पूर्व विधायक थे, वो ही वंदे मातरम, ये राष्ट्रगान है ये ना, वंदे मातरम, वो ही ठीक से थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा गा पाए, बाकी लोग नहीं गा पाए। मैंने एक खबर भेज दी, खबर बहुत चर्चित हुई, चली। मुझे 5,000 रुपये, 2004 की बात बता रहा हूँ, मेरे चैनल ने मुझे 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया उसमें, और किसी ने बुरा भी नहीं माना। उमा जी नहीं थी ना, उमा खटीक होती तो आप जेल में होते। शायद आपका सौभाग्य था कि ना तो 2025 थी, हाँ, ना बीजेपी की सरकार थी। सरकार तो आ गई थी बीजेपी की, समय की बात है। उस समय 2004 था और अब 2025 है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। उस समय एक वातावरण था, उमा भारती उस कार्यक्रम में उमा भारती गई थी, सभा थी उनकी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उमा खटीक नहीं थी वहाँ। लेकिन रविंद्र भाई, ये चीज़ें उमा जी के बारे में जो मैंने सुना है, उमा खटीक जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, वे दिल की अच्छी हैं, लोकप्रिय हैं। शायद किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया, गलत सलाहकार हैं। ऐसे सलाहकारों को उनको वाइप आउट कर देना चाहिए, अपने सिस्टम से हटा दें, जिन्होंने उनके बारे में जो मैंने सुना है, उनका ये नेचर नहीं है कि इस तरह की वो एफआईआर कराएं, लेकिन यदि कराई है तो एक बार उनको विचार जरूर करना चाहिए और संगठन से भी बात करना चाहिए। बिल्कुल, संगठन को भी बात करनी चाहिए इसमें, संगठन को, इसलिए कि जो हमारे खासतौर से जो मीडिया के प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, पत्रकारों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष से भी हम अपेक्षा करते हैं, मुख्यमंत्री से भी करते हैं। चलिए, ऐसे नज़ीर नहीं बनना चाहिए। इस गंभीर विषय पर बातचीत की, और आपने जो एक प्रभावित पत्रकार है, पीड़ित पत्रकार भी कह सकते हैं हम आज, उनको आपने कुछ सलाह भी दी है, हमने भी सलाह दी है, और हम पुनः मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से निवेदन करेंगे, मध्य प्रदेश के तमाम, यदि आपका पत्रकार से कोई संबंध अच्छे नहीं है तो कम से कम ये झूठी एफआईआर कराना बंद करिए प्लीज़। और इस तरह से तो फिर जर्नलिज्म की अपेक्षा नहीं कर सकते हम। जो कुछ हुआ है ये प्रथम दृष्टया हमें झूठी एफआईआर दिखाई दे रही है, ये हाईकोर्ट में बिल्कुल नहीं टिकेगी, वो हाईकोर्ट जाएंगे तो ये उड़ जाएगी। लेकिन क्या हम संवाद नहीं बना सकते स्थानीय पत्रकारों से? और यदि कोई पत्रकार गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत काम का आप बिल्कुल उल्लेख करिए। यदि पत्रकार आपका अपमान करते हैं तो निश्चित तौर पे हम उन पत्रकारों के साथ नहीं होंगे जो अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है
इसमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि ये जो FIR कराई गई है पत्रकार के खिलाफ। रविंद्र, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बीच में आप क्लोज कर रहे थे। जितेंद्र गौतम ने कहा है साफ साफ कि उनके लोगों ने संपर्क किया, निवेदन किया, तो उन्होंने नहीं चलाई ये हाँ, खबर अपने चैनल पर नहीं चलाई। एक सवाल पूछ लेना, इतना जिन लोगों ने चलाया उनके खिलाफ आपने, वैसे कराना तो किसी के भी खिलाफ नहीं चाहिए, लेकिन आपने जितेंद्र को टारगेट किया, क्यों करना है ऐसा? इससे कोई फायदा नहीं होता, आपको बड़कपन दिखाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बहुत गंभीर विषय उठाया है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के DGP, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, इन तमाम सारी चीज़ों पर भी एक बार चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि प्रेस के साथ जो टकराव जगह जगह हो रहा है, इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।